हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है? मतलब अभी तक हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे, 10th में भी पढ़ा था हमने, और बीच में यूजेज में भी देखे थे करंट की यूज़ हम करते थे। करंट होती क्या है? तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। दो तरीके से चार्ज फ्लो कर सकते हैं। एक होता है जब मल्टीपल डायरेक्शन में फ्लो करे, यानी टू डायरेक्शन में। तो जो करंट बनती है चार्ज के टू डायरेक्शन में फ्लो करने से बनती है अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ पे जो करंट टाइम के साथ वेरी करती है, जो करंट टाइम के साथ, ये टाइम है, टाइम के साथ वेरी करती रहती है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो टाइम के साथ वेरी ना करे उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट की खोज किसने की थी? अल्टरनेटिंग करंट को जो खोजा गया था वो निकोलस टेस्ला, एक साइंटिस्ट से, उन्होंने खोजा था। अब निकोलस टेस्ला, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुने होंगे पहले भी। तो निकोलस टेस्ला थे साइंटिस्ट, वो काफ़ी मतलब ब्रिलियंट थे अपने फील्ड में। वो उनका जो एक्सपर्टीज थी, यानी जिसमें वो रुचि रखते थे, जिनमें उनको शौक था, वो फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें उनका इंटरेस्ट काफ़ी था। तो स्टार्टिंग से वो इन्वेंशन कर रहे थे इसी टॉपिक में, इसी फील्ड में। तो स्टार्टिंग में उन्होंने रेडियो कंपनी ज्वाइन किया अपनी पढ़ाई के बाद, और वहाँ पे काफ़ी डिवाइसेस उन्होंने सही कर दिए, मतलब काफ़ी चेंजेस लाए उस रेडियो कंपनी के लिए, है ना। और उसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी कंपनी को मतलब प्रॉफिट हुआ। तो उन्होंने अपनी कंपनी चेंज की, क्योंकि उनको आगे और सीखना था और ज़्यादा डेवलपमेंट करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी में काम किया। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो स्टार्टिंग में डीसी करंट के बारे में, मतलब उन्होंने डीसी करंट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया। डीसी करंट उनका मतलब मेन एक्सपर्टीज थी। और जो निकोलस टेस्ला थे, उनका मेन जो था एक्सपर्टीज, यानी जिसमें उनका रुचि थी, मतलब जिसमें उनका काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था, वो था अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है? जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हो। ठीक है। इसमें करंट क्या है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हो, टाइम के साथ वेरी ना करें। देखो कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करिए, देखो इसी डायरेक्शन। और यहाँ पे देखें हम, तो दो डायरेक्शन में फ्लो करिए, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, अल्टरनेटिंग करंट। तो निकोलस टेस्ला ने देखा, जब काम कर रहे थे वो एडिसन कंपनी में, तो उन्होंने देखा कि मतलब जो डीसी करंट है ये एक अच्छा सस्टेनेबल सोर्स नहीं है, मतलब इस पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। मतलब जब अमेरिका में जब वो गए, मतलब निकोलस टेस्ला, तो जब अमेरिका पहुंचे उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो सप्लाई हो रही है, मतलब जो करंट सप्लाई कर रहे हैं वो डीसी करंट सप्लाई कर रहे हैं, यानी घरों में डीसी करंट की, या तो ऑफिस में या तो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में डीसी करंट सप्लाई हो रही है। तो उन्होंने देखा कि डीसी करंट में एक्चुअली में क्या दिक्कतें थी। डीसी करंट था, ये बनता कैसे था? बैटरी से। डीसी करंट कैसे प्रोड्यूस होती थी? बैटरी से। बैटरी से हम बोले तो सेल से, यानी जो केमिकल सेल होते थे, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ जिंक के इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक तरफ कॉपर के इलेक्ट्रोड डालते हैं। तो होता क्या है, जिंक क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन देता है, और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, किससे? जिंक से, क्योंकि वो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से हमको क्या मिल रही है? करंट। सो एक्चुअली में जो डीसी करंट प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? केमिकल रिएक्शन से। अब एक चीज़ बताओ, केमिकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं दुनिया में, यानी केमिकल्स हम ऐसे नहीं बोलते ना कि जिंक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जितना चाहो यूज़ कर लो, मतलब वो एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी काफ़ी महंगा होता है। तो डीसी करंट को प्रोड्यूस करना काफ़ी महंगा था। तो निकोलस टेस्ला ने बोलता कि डीसी करंट को प्रोड्यूस करना महंगा है, उसको ट्रांसफर करने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना, ज़्यादा दूर तक ट्रांसफर होता भी नहीं है। उसकी जो एबिलिटी है, यानी उसमें जितना उसके अंदर पावर है, वो पावर भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है डीसी करंट की, आप देख ही रखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा इसका एक अच्छा सा मतलब अल्टरनेटिव हो सकता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है डीसी को रिप्लेस कर सकता है। निकोलस टेस्ला ने ऐसा सोचा, और उन्होंने देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, जब उन्होंने इन्वेंट किया तो उन्होंने देखा कि ये काफ़ी मतलब अच्छा एक वो है, मतलब इन्वेंशन है। बिकॉज अल्टरनेटिव करंट के अंदर क्या खूबी थी? पहली बात तो ये फ्री में प्रोड्यूस होता था। अगर हम देखें, मतलब कॉस्ट तो लगी ही रही है, मगर ये हमारे लिए क्या है? नियरली फ्री है। क्यों फ्री है? बिकॉज उसको हम प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, यानी जो पानी फ्लो कर रहा है। अब पानी फ्लो क्यों कर रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन एनर्जी अर्थ लगाई कि लगाएगी, तो अर्थ की ग्रेविटेशन एनर्जी की मदद से पानी फ्लो कर रहा है। उस फ्लोइंग पानी से हम क्या करते हैं, टरबाइन लगा के उसको घुमा सकते हैं, और उसमें हमारा कॉस्ट बच रहा है, बिकॉज पानी वो फ्लो कर रहा है। हमें कुछ नहीं करना, बस एक सेटअप लगाना है जिसमें हमारा कॉस्ट लग रही है टरबाइन में और पावर प्लांट में, स्टोरेज के लिए, बाकी हर जगह हमारी लग रही है, उसमें क्या बोलते हैं कॉस्ट। मगर हम देखें तो यहाँ पे हर बार हमको कॉस्ट लगानी पड़ रही है। ये क्या है? ये रेगुलर कॉस्ट है, यानी इसमें हमको रेगुलर बेसिस में कॉस्ट इन्वेस्ट करनी करनी है। बट अल्टरनेटिंग करंट के केस में जो हम लोग प्रोड्यूस करे थे एसी जनरेटर, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसमें देखा हमने कि उसमें कोई कॉस्ट नहीं लेनी है। वो घुमाने वाला कौन है? वो एक्सटर्नल फोर्स है जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है हमको। ठीक है। उस मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कराइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखो एज कम्पेयर टू द डीसी करंट, ये काफी ज्यादा अच्छा एक इन्वेंशन था उस टाइम के हिसाब से। तो निकोलस टेस्ला ने उसके बाद भी काफी इन्वेंशन की, है ना। उन्होंने एक टाइम पे जेपी मॉर्गन, सॉरी, एक जेपी मॉर्गन थे इन्वेस्टर उनके, उन्होंने इन्वेस्ट किया था एक प्रोजेक्ट में निकोलस टेस्ला की। और उस टाइम उन्होंने देखा था कि जो निकोलस टेस्ला है वो उस टाइम क्या कर रहे थे, वो टावर इंस्टॉल कर रहे थे शहर में, अमेरिका में जब वो थे, तो वो एक टावर इंस्टॉल कर रहे थे, जिस टावर के अंदर क्या था
कि उस टावर की हेल्प से बिजली ट्रांसफर कर रहे थे पूरे शहर में, पूरा शहर जो है उसमें वो बिजली ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, वायरलेसली। यानी उन्होंने कोई वायर नहीं लगाया था, उन्होंने ट्रांसमिशन, उन्होंने ही अल्टरनेटिंग करंट का इन्वेंशन किया, उन्होंने ही रेडियो का इन्वेंशन किया, उन्हीं के जितने भी डेवलपमेंट थे, जितने भी इन्वेंशन थे, उसी के बेसिस में आज हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, न्यूक्लियर वॉर हेड, सब उन्हीं के बेसिस में, मतलब जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है जो ऑटोमेटिकली जो काम करते हैं, या रोबोटिक्स डिवाइसेस जितने भी हैं, रॉबर्ट्स, जितने रोबोट बने ना, रोबोट, तो रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट लग रहा है रोबोट में, तो सारे के सारे इन्वेंशन उन्हीं के थे। सोचो कितने मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे वो। तो उन्होंने वो उस टाइम, एक टाइम वो मतलब इन्वेंट करना चाहते थे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के बाद, कि वो अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई भी करना चाहते थे। देखो उन्होंने देखा कि डीसी करंट हमारे लिए एक एक्सपेंसिव सोर्स है, उन्होंने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाल दिया अल्टरनेटिंग करंट का, उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को इन्वेंट कर दिया। अब उस अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफर करना भी एक चीप, मतलब चीप प्रोसेस नहीं था। मतलब यहाँ से बिजली हमको भेजना तो बड़े बड़े टावर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसमें हम वायर इंस्टॉल करके तो बिजली को भेजते हैं। तो उन्होंने इसके लिए भी एक ऑप्शन निकाल दिया था, उन्होंने बिजली भेजना शुरू किया था वायरलेसली, यानी उसमें कोई वायर की जरूरत नहीं है, वायरलेसली बिजली ट्रांसफर करें, जैसे आपका आजकल रेडियो वेव ट्रांसफर हो रही है ना। अब बात करें रेडियो वेव की, रेडियो वेव भी उन्हीं का इन्वेंशन में से एक था। उन्होंने मतलब जितना रेडियो वेव का इन्वेंशन हुआ है, जितने भी वेव्स का इन्वेंशन हुआ, उसमें भी उनका हाथ था, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो ये होती है वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें निकोलस टेस्ला का काफी बड़ा हाथ था। तो उन्होंने देखा था कि जो जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं कुछ रेडियो में, और बाकी घर बैठे बैठे लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, जैसे रेडियो का इन्वेंशन भी उन्हीं का था, उन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था, यानी उन्होंने ऐसा अचीव किया भी है। यानी उन्होंने, हम यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हैं और वो कोई और बात सुन रहा है हमारा दूर, मतलब शहर के किसी एक कोने में बैठा बैठा हम बात सुन रहे हैं, तो उन्होंने ये इन्वेंशन कर दिया था। तो उनको इससे क्या मिली, मोटिवेशन मिली, और उनको चाहते थे कि ऐसे हम करें इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कि वो चाहते थे कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर भेज दें। मगर जेपी मॉर्गन को जब पता चला, जो इसके इन्वेस्टर थे, बिकॉज अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि जो निकोलस टेस्ला थे वो काफ़ी गरीब थे, ठीक है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, और वो मतलब ये चाहते थे कि बिजली को पूरे शहर में वायरलेसली भेज दिए। तो जेपी मॉर्गन जो थे, जेपी मॉर्गन ने उनका पैसा कट कर दिया, यानी जो इन्वेस्टमेंट था, तो उनको पता चला जेपी मॉर्गन को कि ये फ्री में मतलब ट्रांसफर कर रहा है सारी बिजली, मतलब पूरे शहर वालों को, तो इससे उनका कुछ फायदा होना नहीं था कि मतलब जब फ्री में बिजली मिल रही है तो उससे क्या कमाते, है ना। तो इसलिए उन्होंने इस पर फंडिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो इन्वेस्टर थे उस प्रोजेक्ट के। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, लैक ऑफ मनी, यानी कैपिटल कम होने की वजह से निकोलस टेस्ला का वो वाला जो पूरा का पूरा, सॉरी, निकोलस टेस्ला का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी थी। तो देखिए कितना मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बनने के पीछे बहुत बहुत स्ट्रगल थी, यानी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग घर में बैठे बैठे इजीली अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, अपने सब कुछ कर रहे हैं, उसकी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो बना है उसमें बहुत बहुत मेहनत लगी है, उसके बाद फिर जाके अल्टरनेटिंग करंट बनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक स्टोरी, तब आप समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो होती क्या अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव करंट था। अब समझ में आया किस लिए इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव करंट, बिकॉज ये क्या है, ये जब आई ये रिवोल्यूशन थी, इसने बहुत बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस कर दिया था डीसी करंट को। और अगर आज भी हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो आप 201 यूनिट का कुछ पैसा 1 यूनिट पे जो पे करते हैं, वो भी आज बहुत महंगा होता है अगर आप डीसी करंट यूज़ कर रहे होते। सोचो कितना मतलब एक अच्छा काम था निकोलस टेस्ला की तरफ से, ठीक है, ये बहुत अच्छा इन्वेंशन था। तो अल्टरनेटिव करंट जो है, इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव करंट में, अल्टरनेटिव करंट वेरी करती है विद टाइम। अगर हम यहाँ ग्राफ बना दें तो अल्टरनेटिव करंट क्या होती है ये वेरी करती है विद टाइम, ठीक है। और डीसी करंट जो होती है ये स्टेशनरी रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ वेरी नहीं करती, इसका मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम डीसी करंट की बात करें तो टाइम के साथ साथ उसका जो करंट है, जो पोटेंशियल है, वो क्या है, फिक्स है। यहाँ पे टाइम के साथ साथ करंट इसकी वेरी कर रही है, इसकी करंट वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में कम है, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ बढ़ते बढ़ते पहुंची, फिर जीरो आ गई, फिर नेगेटिव, तो ये क्या करी, देखो वेरी करी टाइम के साथ साथ, है ना। तो एसी करंट क्या होती है, समझ में होगा। एसी करंट ऐसी करंट होती है, ऐसे देखो करंट दो तरीके की होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में, एक होता है डायरेक्ट करंट के फॉर्म में। तो अल्टरनेटिंग करंट में कैसे फ्लो करती है करंट, ऐसे, मतलब साइन वेव के फंक्शन में, साइन फंक्शन में फ्लो करती है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इट इज टाइप ऑफ करंट in which electron flows in two direction। इसमें इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक तो वाई एक्सिस में, एक तो एक्स एक्सिस में। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें डीसी करंट की, सो इन दिस टाइप ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन फ्लोज यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन
फ्लो करता है। यहाँ पे क्या है, ये करंट वेरी करती है साइन वेव के फंक्शन में। देखो ये साइन फंक्शन के हिसाब से करी ना, ये साइन वेव की तरह वेरी कर रही है। सो दूसरा पॉइंट क्या है, द करेंट वेरीज इन अकॉर्डेंस टू साइन वेव या साइन फंक्शन की तरह वैरी करती है करंट। इसमें क्या है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। तो देखो यहाँ पे करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो जो करंट वेरी कर रही है साइन वेव के हिसाब से वो होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। जो करंट कांस्टेंट रहती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तीसरा क्या है, इसको हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरी, इसको हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। देखो अल्टरनेटिंग करंट को जो हमारे घर में जो करंट आती है ना, जो फ्रिज में लगती है, जो बाकी जगह लगती है, वो हमारी एसी करंट होती है। इसको हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते। देखो मान लो अगर हम एक साइकिल में बात करें, एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम करंट स्टोर करना चाहें, ठीक है, करंट कितना स्टोर होगी। देखो मान लो यहाँ पे करंट कैपेसिटी है 2 एम्पियर, यहाँ -2 एम्पियर, यहाँ पे फिर अगेन 2 एम्पियर, यहाँ पे क्या -2 एम्पियर एंड सो ऑन। तो जब हम करंट को स्टोर करने लगेंगे बैटरी में, पहले क्या है कि 2 एम्पियर करंट आई, ठीक है। मान लो हम पूरा का पूरा एरिया निकाला, हम एक छोटी सी एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। एवरेज वैल्यू मतलब 2 एम्पियर करंट आ रही है ना। देन फिर कितनी आएगी, -2 एम्पियर की, फिर कितनी आएगी 2 एम्पियर की अगेन, फिर कितनी आएगी -2 एम्पियर की। एंड देखो करंट एक साइकिल में, एक पूरी साइकिल में करंट कितनी आ रही है, 2 - 2 0, 2 - 2 0, यानी करंट क्या है बैटरी में स्टोर हो नहीं सकती। वो उसमें एवरेज करंट कितनी आ रही है, 0। करंट टाइम पर वेरी कर रही है, इसलिए हम करंट को स्टोर नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब देखो तो करंट को स्टोर कैसे करेंगे, करंट को स्टोर हम कैसे करेंगे, डीसी बना के। हम क्या करते हैं, एसी करंट को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। डीसी करंट कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज, इसको हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमको करना है, हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में और डायरेक्ट करंट को अगेन अल्टरनेटिंग करंट में। सो हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसमें क्या आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी मान लो कैपिटल आई एसी करंट के लिए, स्मॉल आई डायरेक्ट करंट के लिए। तो यहाँ पे क्या करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट जा रही है इन्वर्टर से, अब इन्वर्टर में जाएगी अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ से निकलेगी डायरेक्ट करंट, क्योंकि इन्वर्टर क्या होता है, डिवाइस है जो इन्वर्ट करता है एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सो बैटरी में स्टोर कर लेंगे। ये हमारे पास बैटरी है, इसमें स्टोर हो जाएगी। तो देखो इन्वर्टर क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को बना रहे डायरेक्ट करंट और उसको स्टोर कर रहे हैं बैटरी में। फिर हमको वापस चाहिए तो हम बैटरी से निकालते डायरेक्ट करंट, उसको चेंज करता है इन्वर्टर अल्टरनेटिंग करंट में, वापस से सप्लाई करता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने देखा होगा जो इन्वर्टर आपके घर में लगा होता है उसको अगर आप छुएंगे करंट नहीं मारेगा, ठीक है। छू के देखना नहीं है मतलब, ठीक है, ऐसा होता है, छू के देखना नहीं मतलब करंट इन्वर्टर में अगर आप जो 2 टर्मिनल होता है, पता चला एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, ऐसा नहीं करना, बस बताने के लिए ऐसे बता रहे। जब आप इन दोनों टर्मिनल को छूओगे तो करंट नहीं मारता है, ठीक है। मगर सॉरी बैटरी को और इन्वर्टर को छुएंगे तो मारेगा, क्योंकि इन्वर्टर क्या है, एसी करंट है। डीसी करंट हमको हर्ट नहीं करती है, डीसी करंट हमको लगेगी नहीं, ठीक है। जो बैटरी में वोल्टेज होता है उतनी करंट हमको हर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये होता है एसी करंट, ये होता है डीसी करंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, चाहे तो नोट कर सकते हैं डिफरेंस। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सर्किट। हमको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट। हम 3 सर्किट को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 3 के 4 सर्किट को हमको इस चैप्टर में 4 सर्किट पढ़ने हैं। पहला आएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट, तीसरा होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट और चौथा होगा सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है। सो हम अल्टरनेटिंग करंट के समझने के लिए हम इन सर्किट की को समझेंगे, उसकी हेल्प से हम समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट को कैसे वेरी करती रहती है। यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है समझ में आ गया। अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, जो वेरी करती है साइन फंक्शन में, ठीक है। यानी जो करंट वेरी करती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के नाम से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको समझना जरूरी है कि जब हम उसको सप्लाई करते हैं एसी करंट को किसमें, रेजिस्टिव सर्किट में, यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगाए, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगाए, तो उसमें करंट क्या होती है, ये करंट कितनी पीछे आती है या लैग करती है, यानी जो भी करंट का फेज डिफरेंस क्या होता है, सब चीज़ समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट में, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर हमने पढ़ा है सोलेनॉइड होता है, जिसमें से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की, जैसे अभी लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक बैक ईएमएफ मिलता है इसको, है ना, एक क्या बोलते हैं इंडक्ट, जो इसमें करंट इंड्यूस होती है वो उसको बैक ईएमएफ देती है, ठीक है। कैपेसिटर सर्किट में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कैपेसिटर वाला,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर। और सीरीज एलसीआर में क्या है कि जिसमें तीनों सर्किट सीरीज में, तीनों सर्किट को हम सीरीज में लगाते हैं, तो हम बोलेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं तरीके से। यानी बेसिकली हमको अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर समझना है इन सर्किट की हेल्प से, और सर्किट को भी हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसे होते हैं सर्किट। ठीक है, यानी एसी करंट के प्रेजेंस में एसी सर्किट सप्लाई करने में ये कैसे बिहेव करते हैं। तो पहला है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक सर्किट लेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगाएंगे और उसमें से पास करेंगे एसी वोल्टेज फ्रॉम एसी सोर्स, है ना। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जहां एसी जनरेटर, उसमें आपने देखा होगा जो इक्वेशन आई थी ईएमएफ की, याद होगा अगर आपको। एसी जनरेटर जो लास्ट टॉपिक था इंडक्टर चैप्टर का, उसमें पढ़ा था एसी करंट की जो आया था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद होगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जो आपका वोल्टेज था पोटेंशियल डिफरेंस वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। लास्ट एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, अगर आपको याद होगा एसी जनरेटर का वर्किंग हमने देखा था एसी जनरेटर में ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट चैप्टर में हम ईएमएफ के बारे में डील कर रहे थे, इसलिए हम ई ले रहे थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वी। यहाँ पे हम ईएमएफ को वोल्टेज मान लेंगे, ठीक है, तो वी नॉट। ठीक है, तो वोल्टेज किसी भी एसी सोर्स में कितना होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा यही होगा, हमेशा। मतलब जितने भी सर्किट हम पढ़ेंगे सब में वोल्टेज को हम सेम मानेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज वोल्टेज कौन सप्लाई कर रहा है, जो सोर्स है हमारा, सोर्स कौन है, लेट्स से हमारे पास टरबाइन या जनरेटर कोई भी सोर्स है, तो उसमें से जो निकलने वाली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है, सोर्स, और सोर्स तो एक ही है ना। मान लो अगर आपको घर में बिजली दे रहा है, जैसे मान लो आपके घर में फ्रिज है, लेट्स एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हमको पता है फ्रिज में बहुत सारे सेटअप होता है, मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को ना हम इजी करते हैं। हम बोले फ्रिज है, एग्जांपल के लिए एक फ्रिज है, एक एसी है हमारे पास, और लेट्स से एक ओवन है। हम एग्जांपल लेने से, फ्रिज में मान लो रेजिस्टर है, सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, एसी में सिर्फ इंडक्टर लगा है, ठीक है, और लेट्स से ओवन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, या पंखा ले लो, फैन, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, एसी और फैन, अब इसमें से हम सप्लाई कर रहे हैं, इसको कौन सप्लाई कर रहे हैं, करंट, इन तीनों सर्किट में सप्लाई कौन कर रहे हैं, जो जनरेटर लगा है बाहर, जो आपके घर के बाहर जनरेटर लगा है, या तो जो आपका सप्लाई आ रही है पावर स्टेशन से। अब वो सप्लाई करने वाला सोर्स एक है, तीनों में सप्लाई करने वाला सोर्स कौन है, एसी सोर्स, है ना। जो सप्लाई करने वाला सोर्स कौन है, एसी सोर्स। तो जो सब में करंट, जो वोल्टेज आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा। अब करंट क्या है, करंट इसमें लगे हुए रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर के हिसाब से चेंज कर सकती है, करंट चेंज हो सकती है, मगर जो वोल्टेज है वो क्या है, वो सेम है, क्योंकि वो सोर्स क्या है उनका सेम है। अब करंट क्या है, करंट डिपेंड करती है, देखो फॉर्मूला याद होगा, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो वोल्टेज सेम होता है, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट भी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर चेंज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगी, मगर वोल्टेज हमेशा, या कोई भी सर्किट लेंगे वोल्टेज आपको याद रखना हमेशा ये रहेगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज हमेशा इतने रहेगा, ठीक है। अब लिखते हैं हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उसको हमने कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स से, जिसका वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें हम अगर बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज सप्लाइड बाय सोर्स, पता है ना प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो इसमें क्या है, रेजिस्टर, इसमें हम कनेक्ट करेंगे, वी कनेक्ट रेजिस्टर टू बैटरी, बैटरी नहीं सॉरी, टू एसी सोर्स। बैटरी डीसी करंट सप्लाई करती है, हमको एसी सोर्स में करना है इसमें, जैसे जनरेटर है, उसके बाद क्या बोलते हैं, या तो टरबाइन है वगैरह ये सब में ना। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज जो सप्लाई करेगा सोर्स वो कितना होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया, तो जाके लास्ट वाली वीडियो जो है एसी जनरेटर वाली, जो एसी जनरेटर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जिसका वोल्टेज इतना होता है ना, उसमें समझाया कैसे होता है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वोल्टेज इतना है। अगर हम बात करें करंट की, तो करंट इन द सर्किट, करंट सर्किट में कितनी होगी, करंट कितनी होगी, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से, इसमें हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं एनालाइज करने के लिए, ओम्स लॉ भी, ठीक है, मगर ओम्स लॉ इजी है तो उसको हम यूज करें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल क्या होता है, आई आर, यहाँ हम बोल सकते हैं आई कितना होगा, वी बाय आर, ठीक है, आई हो जाएगा वी बाय आर। जैसे आई को लिख सकते हैं वी कितना होता है, वी होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। देखो वी इज टू आई आर, यहाँ आर इंटू में हो जाएगा डिवाइड में वी बाय आर, वी हमको पता है वोल्टेज, क्योंकि सब जितने भी सर्किट हैं सब में करंट कौन सी आ रही है, एसी करंट, चैप्टर का नाम ही एसी करंट है। तो एसी करंट का जो सप्लाई करे जनरेटर या तो कोई भी डिवाइस सप्लाई करे एसी करंट को, उसका वोल्टेज फिक्स रहता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे वी नॉट बाय आर, यहाँ पे अगर हम लिखे जाए तो वी नॉट बाय आर जो हो जाएगा आई नॉट, ठीक है।
अभी इसको हम बोलते हैं पीक करंट या पीक वोल्टेज, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए तो यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी है, वी नॉट बाय आर कितना हो जाएगा आई नॉट, यहाँ पे लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। तो करंट कितना सप्लाई होगा प्योर रेजिस्टेंस में आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज कितना होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर इसमें फेज निकालें, फेज डिफरेंस, देखो ये सब चीजें जरूरी है। हम देखेंगे कैसा कैसा सर्किट बिहेव कर रहा है। तो जब भी हम सर्किट में सप्लाई करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगाए, तो उसमें करंट क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज क्या होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। आई नॉट क्या होगा आई नॉट होगा वी नॉट बाय आर, वोल्टेज तो सेम रहेगा जितना हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना होगा उसके हिसाब से करंट भी चेंज हो जाएगी। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, आई नॉट क्या होगा वी नॉट बाय आर, लेट्स से वोल्टेज जो है सब में सेम आ रहा है 10 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 2 वोल्ट होगा, करंट हो जाएगी 5 एम्पेयर। मानो रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पेयर। तो करंट देखो वेरी कर रही है ना, वोल्टेज सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। जो भी जनरेटर बन गया या तो जो भी पावर स्टेशन से आ रहा है वोल्टेज वो फिक्स रहेगा। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस क्या होता है यानी करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है। यानी करंट जैसे मान लो ये करंट आ रही है, करंट भी साइन फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगी, वोल्टेज भी साइन फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा। तो अब इन दोनों में कौन लीड कर रहा है, जैसे मान लो जैसे अगर हम करंट और वोल्टेज को बनाएं एग्जांपल के लिए, तो अभी देखो जैसे मान लो ऐसा हो कुछ, लेट्स से ऐसा है, ऐसा वोल्टेज करंट हो गया, वोल्टेज ऐसा होगा। तो देखो इसमें क्या है कि जिस टाइम पे करंट जीरो उस टाइम वोल्टेज जीरो, मगर जिस टाइम पे ये मैक्सिमम उस टाइम ये मिनिमम, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है 180 का, यानी पाई का फेज डिफरेंस है। यानी वोल्टेज आगे चले करंट पीछे चल रहा है। देखो यहाँ पे वोल्टेज जब मैक्सिमम था तो करंट पीछे था, तो ऐसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी करंट जैसे मान लो ये है हमारे पास एक वेव, ये वोल्टेज है, ठीक है, और मान लो करंट ऐसे है, लेट्स से करंट ऐसे है, करंट का सॉरी तो मान लो हमारे पास ये वोल्टेज है और करंट इसमें ऐसे आ रही है, कैसे करंट है। देखो जिस टाइम पे हमारा करंट मैक्सिमम उस टाइम वोल्टेज जीरो है, जिस टाइम हमारा करंट मैक्सिमम उस टाइम वोल्टेज सॉरी जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, यानी जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम उस टाइम वोल्टेज जीरो, यानी करंट आगे चल रही है। तो ऐसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं एस्टैब्लिश रिलेशन यूजिंग फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की हेल्प से। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम, फेज डिफरेंस मतलब क्या है, फेज डिफरेंस मतलब है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है, यानी वोल्टेज आगे है या करंट आगे है, या वोल्टेज पीछे या करंट पीछे, ठीक है। तो मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज का मतलब वोल्टेज जो है वो आगे चल रहा है, ठीक है, या तो करंट आगे चल रहा है, दोनों सेम चल रहा है, ठीक है। तो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं, फेज देखना है हमको। देखो तो V इज इक्वल टू वी नॉट पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी बोलेंगे फेज, जो साइन के बाद रहता है, साइन के बाद जितनी भी टाइम रहती है वो होता है फेज, किस फेज में है, ठीक है ना। वो मान लो कि कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, वो किस फेज में, मैक्सिमम करंट है, मिनिमम करंट है, जैसे भी फेज है उसको समझने के लिए हम देखते हैं साइन के बाद कौन सा टर्म है। तो देखो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहिए फेज डिफरेंस तो माइनस करते हैं V माइनस आई, करंट को माइनस कर देंगे, पोटेंशियल को करंट माइनस कर देंगे। पोटेंशियल क्या देखो, पोटेंशियल का फेज कितना है ओमेगा टी, हमको सिर्फ और सिर्फ फेज की बात करें यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फेज का, वोल्टेज का फेज और करंट का फेज को माइनस करना है। वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, साइन के बाद वाला फेज होता है, और यहाँ पे करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, तो कितना होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी जीरो, यानी इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, जीरो फेज डिफरेंस है। यानी जिस टाइम करंट मैक्सिमम उस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम, जिस टाइम वोल्टेज मिनिमम उस टाइम करंट भी मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें इनका फेज डिफरेंस के लिए वेव कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ वोल्टेज है, ऐसे वोल्टेज वेरी कर रही है, ठीक है। देखो जिस टाइम करंट वोल्टेज मिनिमम है उस टाइम करंट भी मिनिमम है, जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम उस टाइम करंट भी मैक्सिमम। ये बन जाएगा दोनों का ग्राफ। कैसे बनेगा देखो, जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम उस टाइम करंट मैक्सिमम, जिस टाइम वोल्टेज जीरो उस टाइम करंट जीरो, जिस टाइम वोल्टेज मिनिमम उस टाइम करंट मिनिमम है। तो वोल्टेज का वाला ग्राफ ऊपर रहेगा, ये रहेगा वी नॉट, ये रहेगा आई नॉट, ये वोल्टेज का ग्राफ है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा ये वाला हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखो दोनों सेम फेज में, जिस टाइम ये
देखो एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं। तो हम देखें दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, ठीक है। तो फेज ये सब रिलेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, हमको समझने में हेल्प करता है कि कौन सर्किट में कैसा बिहेव है, ताकि इन सबको जो हम समझ लें तो हम एलसीआर सर्किट में अप्लाई कर सकें। एलसीआर सर्किट का बहुत सारे एप्लीकेशन है, रेडियो वगैरह और फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग वगैरह में हर जगह यूज है। आगे हम देखेंगे वो सब चीज़ें। बहरहाल यहाँ पे अगर हम बात करें एक और आइटम की फेजर डायग्राम, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। फेजर डायग्राम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन मतलब इसको बनाने को बोलता रहता है। फेजर डायग्राम क्या होता है, देखो फेजर कुछ नहीं होता बल्कि एक टाइप ऑफ वेक्टर है एक टाइप का वेक्टर है फेजर, जो हमको बताता है जो कैपेबल है रोटेशन के, जो हमको क्या बताता है, फेज डिफरेंस बताता है। इसके बीच में फेज डिफरेंस बताता है। देखो समझाते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, वेक्टर होता है, बस ये वेक्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग में कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में होता है। जैसे ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो ये कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस में रहेगा, ठीक है। अब जब भी इसका फेज बढ़ाना होगा, जैसे मान लो कोई हम बोल रहे हैं लेट्स से कोई है फेज ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी, किसी का फेज इस समय 0 है, किसी का फेज इस समय पाई है, किसी का फेज इस समय लेट्स से 2π/3, ऐसा हम समझा रहे हैं फेज। मान लो कोई वेव है जिसका फेज इस समय 0 फेज पे, ठीक है। अब देखो जिसका फेज 0 है, यानी देखो स्टार्टिंग में वेक्टर ये है, वेक्टर फेज में कहाँ है, यहाँ पे, जहाँ वोल्टेज कितना है 0। अब मान लो कुछ टाइम बाद तो फेज कितना होगा, पाई, पाई मतलब होता है 90 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, 2π/3। तो मान लो अभी 90 डिग्री पे, यानी अब ये कैसे घूमेगा, देखो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे। आप कितने फेज पे आ गए, 90 डिग्री पे। और मान लो कुछ टाइम बाद 270 पहुंच गया, तो 270 पे देखो कितना हो जाएगा, ये फेज घूम के ऐसे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 270, एंगल कितना हो जाएगा 270। तो ये बताता है कि फेज कैसा है। अब जैसे एग्जांपल समझा दें कि फेजर डायग्राम कैसे हेल्प करने में मदद करता है। अगर हम इसको देखें फेजर डायग्राम कैसे हेल्प करता है हमारी समझने में, देखो जैसे हमारे पास ये है एक फेजर डायग्राम, हमने बोला कि जो दो वेव्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है, जो दो वेव है उनके बीच में फेज डिफरेंस है 45 डिग्री। दो वेव में कितना फेज डिफरेंस है, 45 डिग्री। और जो फर्स्ट वेव है वो कितना है, वो स्टार्टिंग से है लेट्स से 20 डिग्री पे, ठीक है। जो फर्स्ट वेव है, करंट मान लो वोल्टेज जो है हमारा वो 20 डिग्री पे, वोल्टेज जो है हमारा 20 डिग्री पे, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, ये फर्स्ट वेव है। अब इन दोनों वेव के बीच में कितना डिफरेंस, देखो ये फर्स्ट वेव है और इन दोनों वेव के बीच में कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस 45 डिग्री है। तो अब इसमें और जो दूसरी वेव है उसमें कितना डिफरेंस है, 45 डिग्री। अब देखो दोनों वेव को हम समझ सकते हैं, दोनों सेकंड वेव समझने में हेल्प करता है कौन, फेजर डायग्राम। देखो पहला जो वेव है उसका फेज कितना 20 डिग्री, और जो दूसरी वेव है वो कितना है, पहले वाले से 45 डिग्री ज्यादा है, ये कम है, जो भी बहरहाल अगर हम इस तरफ देखेंगे तो ज्यादा है। देखो दूसरी वाली पहले वाले से 45 डिग्री ज्यादा है और पहली वाली दूसरी वाले से 45 डिग्री कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फेजर होता है वो कहाँ घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी का भी फेज ज्यादा होगा तो कहाँ जाएगा, ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज होगा। किसी का फेज कम होगा कम एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। किसी का फेज ज्यादा होगा ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज होगा, किसी का फेज कम होगा तो कम एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी मतलब अगर कोई भी फेज ज्यादा फेज में है तो ज्यादा, अगर हम बोले कोई दो वेव हमारे पास, एक एग्जांपल लेने एक और एग्जांपल ले समझ सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास एक यहाँ पे वेव है, एक वेव यहाँ पे, ठीक है, ऐसा है। तो अब कौन सी वेव जो है आगे चल रही है, तो जो ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो ज्यादा एंगल बना रही होगी विद एक्स एक्सिस, वो ज्यादा आगे होगी, जो कम बना रही होगी वो कम होगी। तो ये होता है फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसकी हेल्प हम समझ सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है किसी भी दो वेव में। जैसे हम बात करें करंट और वोल्टेज की, हम बात करें करंट की और वोल्टेज की, जैसे मान लो यहाँ पे करंट और वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, फेज डिफरेंस दोनों में कितना है, ओमेगा टी, ठीक है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, और दोनों का फेज डिफरेंस है ओमेगा टी, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो मान लो जैसे ये वोल्टेज है वो कितना है, ओमेगा टी पे, ठीक है। जैसे वोल्टेज है ये है ओमेगा टी पे, तो सेम पे करंट भी सेम फेज में है, दोनों में देखो क्या है, फेज डिफरेंस 0। जैसे हम बोले आपकी और आपके भाई की एज सेम है, आपकी और आपके भाई की एज सेम है, तो दोनों में एज डिफरेंस कितना है, 0, बिकॉज आपकी भी 16 साल है, आपके भाई की भी 16 साल है, दोनों में एज कितना है, 16 साल है। तो दोनों की एज सेम है और दोनों का एज डिफरेंस कितना है, दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 16 - 16 0, यानी दोनों में एज डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। मतलब वैसे ही हम यहाँ बात करें दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0। यहाँ पे दोनों का फेज, जैसे करंट का फेज है और ये वोल्टेज का। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई एंगल है नहीं है, तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस होगा नहीं होगा, और दोनों का कितनी कौन से फेज में, ओमेगा टी पे, ठीक है। तो अगर इसका हम वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं फेजर को, जहाँ पे हमको मिलता है वो वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज की। करंट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये था पूरा का पूरा
कहानी अबाउट प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अरे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टेज ज़्यादा है। अब ये जो फेजर की जो लेंथ होती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है, फेजर में वेक्टर की लेंथ होती है, बताता है कौन बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम वोल्टेज की लेंथ देखें तो वोल्टेज की लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है और करंट की लेंथ यहाँ पे कम है। करंट की लेंथ इतनी सी है, वोल्टेज की लेंथ इतनी ज़्यादा है। किसी लेंथ ज़्यादा है वोल्टेज की, यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट कम होगा। यहाँ पे भी हम देखें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड कम है। तो ये दोनों ही क्या है, हेल्प करते हैं हमको अंडरस्टैंड करने में अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है। हम बोलेंगे दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, यानी दोनों का फेज सेम है। यहाँ पे हम देखेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी वोल्टेज बड़ा है, करंट छोटा है। दोनों क्या है, ओमेगा टी पे है और दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों सेम फेज पे। दोनों हेल्प करते हैं हमको समझने में, बिटवीन रिलेशन निकालने में दोनों हेल्प करते हैं। अब बात यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट, करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना 2 ओम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट 5 एम्पियर। देखो वोल्टेज 10 वोल्ट है, करंट 5 एम्पियर। करंट हमेशा कम होगा, क्यों? क्योंकि करंट जो है वोल्टेज जितना भी होगा उसको डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो क्या होगा, करंट हमेशा ही कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। वोल्टेज अगर हम देखें, रेजिस्टर देखें तो रेजिस्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, और वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जब भी हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे करंट से, तो क्योंकि रेजिस्टेंस की वोल्टेज को जब भी हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसलिए से करंट क्या होगा, हमेशा कम आएगा। अब आप बात करोगे कि ऐसा बोलोगे कि मान लो अगर हमने 10 को डिवाइड किया 0.1 से, तो सेम तो ये 100 हो जाएगा, तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जब प्रैक्टिकल डिवाइसेस जैसे फैन है, कूलर है, एसी है, माइक्रोवेव, सब में रेजिस्टर यूज होता है, सब में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब हम कहीं भी रेजिस्टेंस 0.1 या 0.2 ओम यूज नहीं करते। जनरली जो प्रैक्टिकली हम बात करें, जो रियल लाइफ में यूज होता है हमारे रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी होती है, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, है ना, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। हीटर वाले जो होता है कॉइल, उसमें तो काफी ज्यादा होती है, जो उसमें हम हीट में काम करते हैं, चाहे माइक्रोवेव की बात करें, चाहे हम बात करें हीटर की, है ना, टोस्टर की, उसमें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जनरली क्या होती है, पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है, जनरली ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा वैल्यू होगी, इसी वजह से करंट हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये था स्टोरी अबाउट प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट में हमको इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है, वोल्टेज क्या होता है इनका, करंट हमने निकाला, करंट कितनी होती है, तो ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है, इनका डायग्राम, और इस बार तो खासकर सीबीएसई ने मेंशन किया फेजर डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा भी एल से आ सकते हैं फेजर ऑनली, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें पावर की, प्योर सर्किट में पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, I²R, V इंटू आई और V²/R, याद होगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था, पावर के 3 फॉर्मूले थे। यहाँ हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, पावर निकालने के लिए। तो देखो पावर जब हम बात करेंगे किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में, बस रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, जिसमें एसी सोर्स सप्लाई कर रहा है करंट, तो ये एसी सोर्स से जिसका वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, या V मान लो, रेजिस्टेंस है R, करंट जा रही है I, ठीक है ना। अब पावर देखो, पावर क्या होता है, कितना भी सर्किट में, जैसे हम मान लो फ्रिज में एक फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर है, जिसमें हमने करंट सप्लाई किया। अब वो करंट सप्लाई करने से कितना वो पावर यूज कर रहा है, कितना पावर यूज कर रहा है वो करंट की हेल्प से, यानी वो करंट लेके कितना पावर यूज कर रहा है, यानी कितना पावर यूज कर रहा है, या फिर पावर कितना है, ठीक है, पावर कितना है, ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रिज का पावर कितना है, यानी कितना फ्रिज 1 सेकंड में पावर ले रहा है ना, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, या तो फ्रिज कितना पावर सप्लाई कर रहा है उस करंट को यूज करके हम लोग को, ठीक है। दोनों बात का मतलब एक ही है। तो हम बात करें बेसिकली पावर की, यानी फ्रिज कितना पावर यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, यानी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करेगा ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये फ्रिज लास्ट के 1 घंटे में, लास्ट पिछले 5 बजे से 6 बजे, यानी 1 घंटे में उसने पावर जो लिया है वो मानो 100 वाट लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पावर 100 कंज्यूम किया। मगर हम पूछें कि 5:13:07 पे उसने कितना पावर कंज्यूम किया है, 5:13:07 में, तो हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछते हैं, किसी भी एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेंगे कितना पावर लिया, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पावर लेना, तो हम P इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला हो जाएगा, पावर का होता है I²R, आई कितना है, आई कितना है, आई हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी आर, ठीक है, इसको लिखेंगे I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि I² है तो ये I0 होता है, आई होता है करंट किसी भी रेजिस्टिव सर्किट में, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई होती है I0 साइन ओमेगा टी, तो आई का स्क्वायर नहीं, I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पावर इंस्टेंटेनियस, यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर हम बात करें एवरेज पावर की, 2 तरीके की पावर पढ़ना है आपको, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर, जिससे क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसी से पूछेगा एग्जाम में।
और आपके एनसीईआरटी में इसी से दिया है, तो ये ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है पी एवरेज, मतलब एवरेज कर दो पावर का, यानी किसी भी इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकाल लो, है ना। मान लो कि हम बोल रहे हैं कि 1 मिनट में पावर लिया लेट से 1.3 वॉट, पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। तो इसका पूरे का एवरेज निकाल दो 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स में, है ना। तो हर 1 मिनट का पावर निकल आएगा, एवरेज निकालना तो आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज लिखें तो होता है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, ठीक है। तो एवरेज इसका मतलब जो था एवरेज दिखाना। देखो क्योंकि एवरेज अगर कोई वैल्यू दी है, जैसे मान लो बोल रहा है कि अभी इस समय करंट जो है या पावर जो है वो समय 2 वॉट है, फिर बाद में 3 वॉट है, फिर 4 वॉट है, फिर 3 पावर है, तो हम निकाल लेंगे टाइम से डिवाइड करके, जितने पावर डिवाइड करो टाइम से। और यहाँ पे पावर ऐसे नहीं वेरी करना, पावर ऐसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में पावर बताना मुश्किल है। जैसे ये देखो पावर लगातार वेरी कर रहे हैं, जैसे कोई छोटा हिस्सा तो है नहीं, साइन का कोई छोटा सा हिस्सा तो है नहीं, यानी बहुत छोटे छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसलिए एवरेज हम बता सकते हैं, इंस्टेंटेनियस बता पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एवरेज हम बता सकते हैं। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम, पूरा कितना घंटे में पावर लिया बता देंगे, कैसे एवरेज निकाल के उसका, तो एवरेज बताना है, ठीक है। अब देखो एवरेज हम किसका निकालते हैं, जो चीज़ें वेरी करती है। जैसे मैंने बोला आपके 5 सब्जेक्ट में नंबर आए हैं, लेट से 5 नंबर, एक सब्जेक्ट में 6, 10 में से एक 7, एक में 8, एक में 9, 10 में से इतने नंबर हैं। तो एवरेज किस निकालोगे, सबको प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 5 से, सबको प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 5 से, आपका एवरेज निकल आएगा। अगर हम बोलें कि आपके सब सब्जेक्ट में ही 5 नंबर आए हैं, सारे 5 सब्जेक्ट में ही 5 नंबर आए हैं, तो एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है। जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, वही एवरेज बन जाता है। देखो 5 + 5 + 5 करोगे 25 / 5, 5 ही आंसर आएगा। यानी अगर हमको एवरेज निकालना है तो उसका निकालते जो वेरी करता है, जो सेम रहता है उसका एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अब कौन सेम है, मैक्सिमम करंट फिक्स है, किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या होगी, ये होगी I0, ठीक है, पीक करंट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आरएमएस पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको समझो कि मैक्सिमम करंट है, ठीक है, ये मिनिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे ये फिक्स है, हर एक साइकिल में मैक्सिमम करंट सेम रहेगी। ऐसा तो होता नहीं करंट, ऐसे तो होगी नहीं, है ना, कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम, यहाँ कम, वो फिक्स है। I0 फिक्स है तो ये बाहर आ जाएगा, I0 को स्क्वायर, ठीक है। आर भी फिक्स है, रेजिस्टेंस भी, किसी भी सर्किट के जैसे स्विच का रेजिस्टेंस जो है वो है मानो 10 ओम या 20 ओम या 15 ओम, जो भी है, तो फिक्स रहेगा ना, वो वेरी थोड़ा करेगा। तो रेजिस्टेंस भी फिक्स है, कौन वेरी कर रहा है, वो करंट या पावर, है ना, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरी कर रहा है। तो हम निकालेंगे एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एवरेज निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए माना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओमेगा टी को हमने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, फॉर्मूला से निकालने के लिए हमने थीटा मान लिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी थीटा निकालने हैं वैल्यू, ठीक है। तो होता है 1 cos स्क्वायर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से प्लस में ये 1 प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा cos 2 थीटा -1 = -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये देखो मैंने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 × -cos 2 थीटा हो जाएगा -cos 2 थीटा, -1 × -1 + 1 माइनस प्लस, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, -1 से, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस जाएगा -+2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। देखो ये जगह 1 पहले लिख दिया -cos 2 थीटा, ये 2 इंटू में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वैसे की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। इसको अलग कर दो, देखो एवरेज करना है इसका, तो इसका भी हम एवरेज कर देंगे, इसका भी एवरेज कर देंगे। ये जो नंबर है 1/2 का नंबर है, तो अलग कर देंगे 1/2 माइनस एवरेज ऑफ cos 2 थीटा बाय 2, या इसको भी 2 भी बाहर चाहो निकाल सकते, नंबर ही है ना, चाहो तो 2 भी बाहर निकाल लो, तो 1/2 बाहर निकल गया, आ गया cos 2 थीटा एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालना, उसको हम एवरेज किया, तो भी एवरेज हो जाएगा। अब देखो cos 2 थीटा मतलब क्या है, थीटा कितना है ओमेगा टी, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी, है ना। अभी बताओ 2 ओमेगा टी मतलब क्या है, देखो ये होता है एक साइकिल 2 थीटा, 2 साइकिल 2 थीटा, यानी पूरे कंप्लीट साइकिल होगी ना। cos 2 ओमेगा टी मतलब क्या है, कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना पावर ऊपर रहेगा उतने पावर नीचे रहेगा, या जितनी करंट ऊपर रहेगी उतना करंट नीचे रहेगा, जितना वोल्टेज ऊपर रहेगा उतना वोल्टेज नीचे रहेगा। मान लो यहाँ पे पावर है 2 या करंट है 2 एम्पियर, नीचे है -2 एम्पियर, बताया था ना जैसे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, तो कितना हो जाएगा नेट करेंट 2 - 2 0,
यानी एवरेज पावर कितना हो जाएगा 0। तो इस साइकिल में, पूरे साइकिल में एवरेज पावर कितना हो गया 0। 0 इंटू हाफ 0, तो ये कितना बचा सिर्फ और सिर्फ हाफ। तो हम इस जगह क्या रख सकते हैं हाफ, तो जगह हाफ आई नॉट स्क्वायर आर, इसका है एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी एवरेज पावर पूछे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछता है कि फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द गिवन सर्किट, रेजिस्टेंस वगैरह दे देगा, करंट वगैरह दे देगा, बोलेगा एवरेज पावर निकालने। तो एवरेज पावर निकालने क्या है, मैक्सिमम करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू हाफ। ये क्या होता है, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप निकालना स्टैब्लिश करना सीख रहे हैं। ठीक है, यानी हम कैसे कैसे रिलेशनशिप एक दूसरे की स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे कैसे रेजिस्टिव सर्किट में क्या क्या वेरी होता है करंट के साथ, है ना, या मैक्सिमम करंट क्या होती है। फिर हम देखेंगे इंडक्टिव सर्किट, फिर हम देखेंगे कैपेसिटिव सर्किट, इन तीनों को कंबाइन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो चाहे तो नोट से कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे अबाउट आरएमएस वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एंड मैक्सिमम वोल्टेज। तो अभी तक हमने बात किया था, लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें वोल्टेज है। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, जिसमें वोल्टेज यहाँ पे बी मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि अगर लेट्स से हमारे पास कोई रेजिस्टर है, इसमें अगर हम एक एसी सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं पावर, एक एसी सोर्स की हेल्प से हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो पावर, जो करंट जा रही है ना, ये जो वोल्टेज है इसका, लेट्स से इसका वोल्टेज जो है, जो दोनों टर्मिनल के हिसाब अप्रॉक्स में जो इसका वोल्टेज लग रहा है प्लस माइनस, जो वोल्टेज दे रहा है ये एसी सोर्स, अगर इस रेजिस्टर को हम कनेक्ट कर दें एक डीसी सोर्स से, और वो दोनों सेम वोल्टेज देंगे। ठीक है, लेट्स से हमने एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 10 ओम या जो भी है, लेट्स से आर। ठीक है, इस रेजिस्टर की वैल्यू आर, यानी दो सब पूरा सेटअप सेम है। तो एक तरफ हमने कनेक्ट किया है एसी वोल्टेज, एसी सोर्स, एक तरफ हमने कनेक्ट किया डीसी सोर्स। सो वोल्टेज की वो वैल्यू, वोल्टेज की एसी वोल्टेज की वो वैल्यू जो कि डीसी वोल्टेज के बराबर है, यानी इक्विवेलेंट, यानी जो हमारा एसी सोर्स है उसका वोल्टेज जो है वेरी कर रहा है। देखो जैसे उसका वोल्टेज यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, और बढ़ रहा है ना, फिर बढ़ रहा है, दिन कम हो रहा है। ठीक है, सो हम बात करें यहाँ पे ऐसा वोल्टेज, अगर हम इसे एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकाल लें, इस पूरी कंप्लीट साइकिल। अब देखो एग्जांपल समझना, समझा रहे हैं जैसे पहले मान लो कि वोल्टेज का 1 सेकेंड टाइम है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड। हम एग्जाम्पल लेंगे 6 सेकेंड का टाइम लेंगे। ठीक है, फ्लेट से हमारे पास स्टार्टिंग में 1 सेकेंड पे वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट, 2 सेकेंड पे हो गया 2 वोल्ट, 3 सेकेंड पे हो गया 3 वोल्ट, देन 4 सेकेंड पे गिरने लगा, गिरते गिरते नीचे पहुंचा। यानी देखो वोल्टेज की वैल्यू हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम वोल्टेज बताएं कितना है, तो वोल्टेज तो चेंज हो रहा है लगातार। ठीक है, और वहीं हम डीसी सप्लाई करें तो डीसी में कांस्टेंट सप्लाई होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई। सो वोल्टेज की वो वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी सोर्स के लिए जो कि सेम वैल्यू हो डीसी के लिए। जैसे मान लो अगर हम एक वोल्टेज एसी सोर्स सप्लाई करें और यहाँ पे आ रहा है 2 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, 2 वोल्ट से 10 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो लेट्स से इसमें आ रहा है जो 6 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, एवरेज निकालें 6 वोल्ट, तो डीसी की 6 वोल्ट की सप्लाई जो है वो क्या है, वो बराबर है एसी की 2 से लेकर 10 वोल्ट की सप्लाई, जो वेरी करें 2 से लेकर 10 वोल्ट। ठीक है, यानी वोल्टेज की वो वैल्यू जो कि अगर हम एसी सर्किट में से अगर एसी सोर्स निकाल के डीसी सोर्स रख दे उसकी जगह में, तो जो हम डीसी सोर्स देंगे, जो वोल्टेज का डीसी सोर्स देंगे, ताकि जो एसी करंट पहले सप्लाई करा था वोल्टेज वो सेम वोल्टेज रहे। नहीं समझ में आया? देखो तो कंफ्यूजिंग है, समझा रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एसी सोर्स है, यहाँ पे एसी सोर्स है, ये लेट से कौन सप्लाई करता है, करेगा नहीं, ये वेरिंग सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम इसकी जगह यहाँ पे निकाल के डीसी करंट लगा दें तो वोल्टेज की वो वैल्यू, जैसे मान लो 6 वोल्ट या 7 वोल्ट या 8 वोल्ट, हम कौन सा वो कितने वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे ताकि जो एसी सोर्स पहले वोल्टेज सप्लाई कर रहा था उसकी एवरेज जो सप्लाई है वो किसके बराबर है, इस डीसी वोल्टेज सोर्स के बराबर। यानी अगर हम यहाँ से एसी सोर्स निकाल के डीसी सोर्स लगाएंगे तो कौन कितने वोल्टेज का डीसी सोर्स लगाएंगे, जो वोल्टेज का डीसी सोर्स लगाएंगे वही क्या हो जाएगा हमारा आरएमएस वोल्टेज फॉर एसी करंट। यानी आरएमएस वोल्टेज की हमारा ये होता है कि एसी सोर्स का वो वोल्टेज जिसको हम चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं डीसी वोल्टेज की। यानी अगर हमको कन्वर्ट करना है, जैसे हमारे पास इन्वर्टर है, ठीक है, हमारे पास एक इन्वर्टर है जिसे हम एसी से करंट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एसी करंट सप्लाई कर रहे हैं जिसको वोल्टेज वेरी कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, यहाँ से मान लो हमको जो कन्वर्ट कर रहा है इन्वर्टर वो कर रहा है इसको 10 12 15 20 वोल्ट, 220 वोल्ट, लेट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है
वो क्या कितनी आती है 220 वोल्ट की। तो मान लो इन्वर्टर कन्वर्ट करें 220 वोल्ट में, तो एसी जो है आरएमएस, मान लो एसी जो मैक्सिमम वोल्टेज जो एसी का वो 440 वोल्ट है। हमारे घर में 440 वोल्ट आ रहे हैं, कभी 220 वोल्ट आ रहे हैं, कभी 0 वोल्ट आ रहे हैं, कभी माइनस में आ रहे हैं, कभी नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, कभी 200 300 वोल्ट आ रहे हैं, वोल्टेज चेंज करें ना वहाँ पर। तो ये वो वोल्टेज है जिसमें क्या है, अगर हम डीसी सोर्स को लगा दें तो डीसी सोर्स एकदम इक्विवेलेंट सप्लाई करे एज कंपेयर टू एसी सोर्स। तो आरएमएस क्या होता है, वो वैल्यू वोल्टेज की जिसमें अगर हम उस एसी सोर्स को रिप्लेस कर दें डीसी सोर्स से, तो दोनों का पावर क्या हो जाए, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो तुम निकालेंगे ऐसे, तो मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं। इसमें हम निकालते कैसे, देखो कोई भी अगर हमको डिस्क्रीट क्वांटिटी निकालना है, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है, वोल्टेज की डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे मान लो यही हमारे पास कर्व है, ठीक है, इसमें वोल्टेज की डिस्क्रीट वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू हमें पता है, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5, मैंने वोल्टेज वेरी करी, V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये वेरी करी है। ठीक है, तुम क्या करेंगे, इसमें जितने वोल्टेज हैं सबको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ठीक है, सबको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सबको स्क्वायर कर दिया, अभी जितने वोल्टेज है उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ वोल्टेज है डिवाइड बाय उतना नंबर, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला ना एवरेज 5 वोल्टेज थे आपके, तो हम क्या करते थे, ऊपर सबको 5 प्लस कर रहे थे और नीचे डिवाइड बाय 5, वैसे यहाँ पे जितने वोल्टेज डिवाइड बाय उतना नंबर, और आखिर में इसको रूट में लिख देना है। तो ये जगह आरएमएस वैल्यू पर डिस्क्रीट वैल्यू। अगर हम बात करें किसी भी साइन वेव के लिए या किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, देखो अब जैसे कि हमारे पास जो साइन वेव आती है एक्चुअली में, उसकी हर एक वैल्यू तुमको पता नहीं होती। ये तो हमने मान एज्यूम किया कि डिस्क्रीट वैल्यू में वोल्टेज दिया है कि अभी इस टाइम इतना वोल्टेज है, आगे इतना वोल्टेज, आगे इतना वोल्टेज, हर एक सेकंड में जितना वोल्टेज चेंज हो रहा है हमको दिया होगा, मगर एक्चुअली में तुमको हर एक सेकंड का वोल्टेज नहीं दिया होता ना। वोल्टेज तो हमको निकालना कंटिन्यूस होता है, लगातार चेंज होता रहता है। यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल कितने में होती है, 2 पाई पे, पीछे मतलब पाई, यहाँ 0। ठीक है, तो इसका हमको रूट मीन स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो हमको पता है V वोल्टेज होता है, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पे हम तीनों चीज़ समझ लेंगे। V नॉट होता है मैक्सिमम वोल्टेज, V नॉट होता है मैक्सिमम वोल्टेज, V नॉट होता है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जिस मतलब जो एसी सोर्स है उस मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड पे जा रही है, यानी उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी वोल्टेज लगातार चेंज हो रहा है, किसी भी सोर्स से जो वोल्टेज आ रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है डिवाइस में। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, 50 वोल्ट 60 वोल्ट 200 वोल्ट 440 वोल्ट, जितना वोल्ट आ रहा है मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वी नॉट। इसको हम बोलेंगे पीक वोल्टेज या तो मैक्सिमम वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे पीक वोल्टेज या तो मैक्सिमम वोल्टेज। तो जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमारा जो एसी सोर्सेज के लिए जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो हम यहाँ पे जो मेथड अडॉप्ट किए थे वही मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो हमारे पास ये वोल्टेज है, ठीक है, इस वोल्टेज का रूट मीन जितने वोल्टेज है और आखिरी में उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर हमको क्या दे देगा, सॉरी स्क्वायर, और आखिरी में उसका रूट क्या दे देगा हमको, आरएमएस वैल्यू। यानी हमको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। पहले क्या करना है, देखो पहले जितने भी वोल्टेज है सबका स्क्वायर कर दो, पहले सबको स्क्वायर कर दो, उसके बाद फिर सबका मीन निकाल लो, उसके बाद देन रूट कर दो। ठीक है, तुमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। पहले से क्या करते हैं हम, पहले लेट से हम ओमेगा टी को थीटा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ओमेगा टी को थीटा मान लेते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम पहले स्क्वायर करेंगे, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओमेगा टी को थीटा मान लिया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, आपने स्क्वायर कर दिया, अब क्या करेंगे, मीन करेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, लेट्स से देखो यहाँ पर वोल्टेज है, ये कितना है वोल्टेज एक साइकिल का, ये वी जो है ये वोल्टेज है एक साइकिल का। तो इसमें हम एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालना, देखो कहाँ से कहाँ तक। इस एवरेज के लिए जो इसका हमारा ग्राफ है, लेट्स से देखो ये वेरी कर रहा है डी थीटा में, तो इसका लेंथ वेरी कर रहा है डी थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज, इसका मान लो एवरेज निकालना है, वी स्क्वायर का एवरेज निकालना है। ठीक है, वी स्क्वायर का एवरेज निकालना कैसे निकालेंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा से, ऊपर कितना है डी थीटा से, और कहाँ से वेरी कर रहे हैं 2 पाई तक, तो हम डिवाइड करेंगे 2 पाई से जितना लेंथ है, और क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जहाँ से जहाँ तक ये वेरी कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई। देखो ये हमारा डी थीटा के टर्म में वेरी कर रहे हैं, ये ग्राफ कैसे वेरी कर रहे हैं डी थीटा के टर्म में। ठीक है, कहाँ तक 2 पाई तक, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 2 पाई तक, तो जहाँ से वेरी कर रहा है कहाँ तक वेरी कर रहा है 2 पाई, और जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा है उसका इंटीग्रेट करेंगे उस टर्म में। ठीक है, यहाँ तक हम करें इंटीग्रेशन का, तो देखो जगह वी नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा
टी थीटा का 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। फर्दर कैसे हम इंटीग्रेशन करें, तो ये जगह वी नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, हमने लास्ट टाइम निकाला था साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जगह वी नॉट, 2 को बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट 2 को बाहर ले लो, तो जगह देखो वी नॉट बाई 2 इंटू 2, देखो 2 को बाहर ले लेंगे, 2 टू द 4 पाई, देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करना है, अभी इसका इंटीग्रेशन करना है 1 0 से लेके 2 पाई। इंटीग्रेशन हो जाता है तो दिखाते ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से निकालते हुए इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, 2 बाहर चला गया, 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन डी थीटा के टर्म में थीटा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, थीटा का इंटीग्रेशन थीटा का 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हमने बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, अब देखो समझा, ये 2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, 2 को बाहर लिया, यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ बचा 1 माइनस, सॉरी 0 से लेके 2 पाई तक 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो वी नॉट बाई 4 पाई, ये अब इंटीग्रेशन होगा ये डी थीटा इंटू हो जाएगा अंदर जाके, तो जाएगा थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा, कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक। तो हम थोड़ा सा मिटा देते ऊपर से, ठीक है, थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू पहले 2 पाई रखेंगे, तो इसके बाद हो जाएगा वी नॉट बाई 4 पाई, देखो थीटा पहले रखेंगे 2 पाई, थीटा की जगह रखेंगे 2 पाई, ठीक है, तो थीटा की जगह रखेंगे 2 पाई, देन रखेंगे थीटा की जगह साइन 2 थीटा की जगह 2 पाई, माइनस साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 2 पाई, तो 2 टू द 4 पाई हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। देन प्लस थीटा की जगह रखेंगे 0 हो जाएगा 0, देन माइनस साइन 2 थीटा रखेंगे 0 हो जाएगा साइन 0, ठीक है, साइन 0, तो सीधा जाएगा वी नॉट बाई 4 पाई 2 पाई माइनस साइन 4 पाई, एक कंप्लीट साइकिल में 0 माइनस 0 प्लस 0 साइन 0 0, ठीक है, जाएगा साइन 0, तो जाएगा 2 पाई वी नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई, तो यहाँ से कट जाएगा, आ जाएगा 2, तो जाएगा फाइनली वी नॉट बाई 2। अरे देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने स्क्वायर किया, फिर इसका हमने एवरेज निकाला यानी मीन किया, फिर अब फाइनली रूट लगाना है, क्या देखो एक सेकंड, वी नॉट स्क्वायर था, सॉरी ये वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगा था ना, स्क्वायर लगाना भूल गए थे, तो वी नॉट स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये वी नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे ये क्या मिल गया हमको वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये आया, इसका हमने स्क्वायर पहले क्या किया था स्टार्टिंग में, इसका हमने स्क्वायर किया था, फिर देन इसका एवरेज निकाला, मीन कर दिया, RMS वैल्यू ना, पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया, फिर आखिर में रूट निकालेंगे, तो इसका हम अगर निकालना चाहें ऐसे देखो, वी स्क्वायर आया हमारा वी नॉट का स्क्वायर बाई 2, है ना, इसे फिर आखिरी में रूट कर देंगे, तो जाएगा VRMS, देखो पहले हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, फिर मीन कर दिया, फिर रूट कर दिया, तो यहाँ बन गया VRMS, तो VRMS कितना हो जाएगा, VRMS वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 का रूट, एंड फाइनली VRMS जो बन जाएगा हमारा, ये जाएगा वी नॉट बाई रूट, ये हमारी RMS वोल्टेज है। मतलब अगर हम बैटरी AC वोल्टेज की जगह अगर DC वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें कितनी वोल्टेज हमको सप्लाई करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज बाय √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम करंट निकालना चाहें, IRMS करंट की RMS वैल्यू जगह I नोट मैक्सिमम करंट बाय √2, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ आया, V जो होता है हमारा VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ना, उसके बाद फिर होता है आपका V नॉट, ये होता है मैक्सिमम करंट या तो मैक्सिमम वोल्टेज या तो पीक वोल्टेज, ये कहाँ होता है यहाँ पे, उसके फाइनली एवरेज होता है, एवरेज यानी एक एवरेज वोल्टेज, ठीक है, कितना होगा एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वोल्टेज 0 ही हो जाता है, ठीक है बहरहाल। तो ये था पूरा का पूरा डेरिवेशन IRMS का, इसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो नोट करना कर सकते हैं।
सो जैसे कि आपके बुक का क्वेश्चन है 7.2। अब थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, पीक वोल्टेज क्या होता है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है, जो मैक्सिमम वोल्टेज आती है करंट, देखो आपका जो वोल्टेज हमारे घरों में आती है वो लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि करंट क्या है, चेंज होती रहती है। वोल्टेज भी चेंज होती रहेगी, किस टाइम कम है किस टाइम ज़्यादा है। जैसे मान लो यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ और कम है, तो वोल्टेज वेरी करिए। तो जो वोल्टेज सबसे ज़्यादा आ रही है में, यानी सबसे मैक्सिमम वोल्टेज, तो हम बोलेंगे वी नॉट, यानी पीक वोल्टेज या तो मैक्सिमम वोल्टेज। और क्या है, ऐसी वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज जिसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब जो हम बताते हैं जिस टर्म में। जैसे मान लो हमारे घर में फ्रिज लगा है, 220 वोल्ट लेता है, 440 वोल्ट लेता है। जैसे हमारे घर में फ्रिज लगा है 220 वोल्ट ले रहा है ना, या तो हमें लेट से 210 वोल्ट ले रहा है, 200 वोल्ट ले रहा है, जितना भी वोल्टेज ले रहा है वो क्या होती है, वही होती है आरएमएस वोल्टेज, वही होती है आरएमएस वोल्टेज। यानी जो एवरेज वोल्टेज ले रहा है ना, इफेक्टिव वोल्टेज जो ले रहा है हमारा फ्रिज या हमारा कोई भी डिवाइस, वही क्या होती है, हमारी आरएमएस वोल्टेज। यानी अगर हमको कोई भी वोल्टेज दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर वो बता रहे हैं कि अगर उसने बोला नहीं है कि ये पीक वोल्टेज है या तो को आपका एवरेज वोल्टेज है, कुछ दिया नहीं उसने क्वेश्चन में, तो जो भी वोल्टेज है उसको हम क्या मान लेंगे, आरएमएस। यानी हमें क्वेश्चन में कभी भी कुछ वोल्टेज दे या करंट दे और बोला नहीं कि मैक्सिमम है, पीक है, एवरेज है, तो क्या मान लेंगे उन लोग को, आरएमएस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज कितना दिया है, पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, हमको क्या निकालना है, वी आरएमएस। वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बाय रूट 2, है ना। वी नॉट दिया है 300 और ये दिया है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 ठीक है, 1.414 डिवाइड करेंगे इसको अगर आप 300 डिवाइड बाय 141, तो ये 2, 141 ये हो जाएगा 282, माइनस करेंगे तो आएगा ये 82, 80 पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा 1, 141 एंड सो ऑन। तो लगभग 2.1 2.1 नहीं, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया तो 21 आगे चाहे तो निकाल सकते हैं, 0.1, 141 आएगा ये 9 एंड 5 6 7 8 39, ठीक है। पॉइंट डालेंगे 0 जाएगा, 141 41 2 2 का 13, तो 2.1 से आएगा ये लगभग, तो 213 वोल्ट के आसपास हमारे आरएमएस वोल्टेज आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे आरएमएस करंट दिया है ना, द आरएमएस करंट ऑफ द इन द एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। सेकंड पार्ट बोल रहा है आरएमएस करंट दिया है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट आरएमएस करंट दिया है कितना, 10 एम्पियर। दूसरा व्हाट इज पीक करंट, यानी आई नॉट कितना होगा, आई नॉट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, आई आर एम एस होता है आई नॉट बाय रूट 2। आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा आई नॉट, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस कितना दिया है, 10 एम्पियर, हो जाएगा 1.414 इंटू 10, तो हो जाएगा 14.14 एम्पियर, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन, मतलब अभी फिलहाल जितना हमने पढ़ा है टॉपिक में, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना जो भी हमारे जो वोल्टेज रहता है या तो जो हमारी करंट रहती है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो मान लो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दिया है, यहाँ पे पीक वैल्यू दिया है, ठीक है, या जो भी करंट दिया है हमारा, ठीक है, तो हमको पता है कि पीक करंट पूछ रहा है या पीक करंट दिया है, तो ये आई नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर रहा, बोला कि फाइंड द करंट या फाइंड द वोल्टेज, क्वेश्चन में सीधे बोला है, कौन सी वोल्टेज नहीं बता रहा, तो उसको क्या मानेंगे, वो आरएमएस वोल्टेज है। तो ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है इस पर क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।